नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी की एक नवीन पहल के रूप में एक्सप्लेन्ड सत्र को प्रारंभ किया गया है। इस एक्सप्लेन्ड सत्र का नवीन अंक 2 जुलाई 2022 यानी आज ही रात 8 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट और दल बदल विरोधी कानून पर चर्चा की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इससे संबंधित क्लास की नोटिफिकेशन को भी सेट करें। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे भारत का राजद्रोह कानून, भारत की परमाणु नीति, वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक और रुपए को बचाने के लिए सोने पर शुल्क बढ़ाने पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 9 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं भारत के राजद्रोह कानून पर। हाल ही में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून को निरस्त करने की वकालत की। उनके अनुसार इस प्रकार के कानून का देश में कोई स्थान नहीं है। इससे राजद्रोह का विषय फिर चर्चा में आ गया है। इससे पहले मई में सर्वोच्च न्यायालय ने 152 साल पुराने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी और सरकार से कहा था कि जब तक इसके प्रावधानों की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, तब तक राजद्रोह कानून के तहत नए मामले नहीं दर्ज किए जाने चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में हमें भारत में राजद्रोह कानून को समझने की आवश्यकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं राजद्रोह कानून की, तो वास्तव में यह एक भारत की संसद के द्वारा पारित एक अलग अधिनियम नहीं है, अपितु यह धारा 124 ए के तहत भारतीय दंड संहिता आईपीसी का हिस्सा है, जिसे मूल रूप से थॉमस मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था। आईपीसी की धारा 124 ए के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों के द्वारा या दृश्य प्रस्तुति के द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न करेगा या उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, असंतोष उत्पन्न करेगा, तो उसे राजद्रोह के लिए आरोपित किया जा सकता है। सरकार के प्रति असंतोष में निष्ठाहीनता और शत्रुता की सभी भावनाओं को शामिल किया गया है। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है जिसमें 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा जुर्माने या जुर्माने के बिना भी हो सकती है। राजद्रोह कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से रोक दिया जाता है और उसका पासपोर्ट भी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। यदि हम भारत में राजद्रोह कानून के इतिहास को समझने का प्रयास करें, तो थॉमस मैकाले, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी का मसौदा तैयार किया था, उन्होंने राजद्रोह कानून को इसमें शामिल किया था, लेकिन मूल रूप से 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता में इसे नहीं जोड़ा गया। आगे चलकर भारतीय दंड संहिता में से पहली बार 1870 में ही प्रस्तुत किया गया। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य उस समय के दौरान भारत में बढ़ती बहावी गतिविधियों से निपटना था, क्योंकि ये गतिविधियां ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे रही थीं। यही कारण है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, शौकत मोहम्मद अली, मौलाना आजाद और महात्मा गांधी के खिलाफ मामलों को दर्ज किया गया। इसी के चलते स्वतंत्रता के पश्चात भी इसमें बहुत सारे मामले देखे गए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें 1962 का केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्यवाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसने सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को तो बरकरार रखा,
हालांकि न्यायालय ने सरकार की आलोचना मात्र को ही देशद्रोह नहीं कहा जा सकता है कहकर इसके दुरुपयोग की संभावना को भी सीमित किया। इसमें 1995 का बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद भी महत्वपूर्ण है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जब तक सार्वजनिक अव्यवस्था न दिखाई दे, केवल नारेबाजी करने पर धारा 124A के तहत सजा नहीं दी जा सकती है। हाल के समय में लगातार कानून के पक्ष और विपक्ष में कई सारे तर्क देखे जा रहे हैं, जिसे समझना आवश्यक हो जाता है। आलोचनाओं के बावजूद राजद्रोह कानून के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि मुख्य रूप से यह कानून राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, जिसमें माओवादी विद्रोह, खालिस्तान आंदोलन और उत्तर पूर्व के विद्रोही समूहों पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके अलावा इसके पक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि यह कानून निर्वाचित सरकार की स्थिरता को बनाए रखने में सहायता करता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस पर विविध प्रकार के आयोगों के द्वारा विचार किया गया है और 2018 की विधि आयोग की रिपोर्ट ने धारा 124A को बनाए रखने का सुझाव दिया। इसके पक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि चूंकि न्यायपालिका को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है और निर्वाचित सरकार कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए सरकार की अवमानना को भी नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है और इस रूप में राजद्रोह कानून सही कहा जा सकता है। हालांकि इसके कुछ विरोधी तर्क भी हैं जो आपको समझने होंगे। सबसे पहले तो यह कहा जाता है कि यह औपनिवेशिक विरासत का अवशेष है और संवैधानिक सभा के द्वारा भी इसको लेकर असहमति जाहिर की गई थी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि एक लोकतंत्र के लिए, जो कि जीवंत लोकतंत्र है, उसके लिए असहमति और आलोचना आवश्यक है और चूंकि राजद्रोह शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसी वजह से मात्र असहमति और आलोचना को भी राजद्रोह के दायरे में लाया जा सकता है। इसी के चलते बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग भी देखा गया है, जिसके चलते किसी भी राजनीतिक असंतोष के खिलाफ मुकदमा चलाने के उपकरण के रूप में इसको स्थापित किया जाने लगा है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि कई बार इसके तहत कानून आदि के तहत कार्यवाही की जाती है, किंतु इसमें दोष सिद्धि दर काफी न्यून देखी जाती है। जैसे कि 2014 से लेकर अब तक लगभग इसमें 400 के आसपास मामले दर्ज किए गए हैं, किंतु एनसीआरबी का ये डेटा बताता है कि 95% मामले न्यायालय में लंबित हैं और 2019 में केवल इसके तहत 33% ही दोष सिद्धि दर देखी गई है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे लोकतंत्रों में इसको समाप्त कर दिया गया है, जैसे कि स्वयं ब्रिटेन ने, जिसके द्वारा भारत में इस कानून को बनाया गया था, उसने भी 2009 में इस कानून को समाप्त कर दिया। इस प्रकार राजद्रोह कानून के पक्ष और विपक्ष को समझते हुए ही हमें इसके संदर्भ में सुझाव देने की आवश्यकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि देश के लोकतांत्रिक कामकाज के लिए सरकारों को आलोचना के लिए खुला होना चाहिए। अतः यह समय राजद्रोह कानून की आवश्यकता पर फिर से विचार करने का है, जो मूल रूप से अत्याचारी ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों की आवाज को दबाने के लिए लाया गया था और वर्तमान में हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। इसके तहत यह भी किया जा सकता है कि इसमें देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से संबंधित केवल गंभीर अपराधों को शामिल करने के लिए इसकी परिभाषा को संकुचित किया जा सकता है और इस प्रकार से राजद्रोह की सीमा और दायरे को कम किया जा सकता है। इसके संदर्भ में हमें 2018 की विधि आयोग की रिपोर्ट को भी ध्यान रखना होगा, जिसने इस बात को स्थापित किया कि हमें राजद्रोह और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संतुलन को बनाने की आवश्यकता है और राजद्रोह के आरोप के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि आईपीसी की धारा 124A केवल उन मामलों में लागू की जानी चाहिए जहां किसी भी कार्य के पीछे उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना हो या फिर सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकना हो।
इस रूप में इसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे भारत की परमाणु नीति पर। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के द्वारा भारत की परमाणु हथियार नीति पर अपने विचार को स्पष्ट किया गया और ये व्यक्त किया गया कि परमाणु हथियारों पर भारत की नीति उसकी पिछली विचारधारा की अभिव्यक्ति है। इस रूप में भारत का नो फर्स्ट यूज परमाणु हथियार सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले तो आपको इसके संदर्भ में परमाणु सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं एक परमाणु सिद्धांत की, तो एक परमाणु सिद्धांत यह बताता है कि एक परमाणु हथियार वाला राज्य शांति और युद्ध दोनों के दौरान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कैसे करेगा। परमाणु सिद्धांत के माध्यम से एक राज्य दुश्मन को अपने इरादे और संकल्प के बारे में भी बता सकता है। यह सिद्धांत युद्ध के दौरान राज्य की प्रतिक्रिया का भी मार्गदर्शन करता है। उल्लेखनीय है कि 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने परमाणु हथियारों के नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत को औपचारिक रूप से जनवरी 2003 में अपनाया गया। जैसा कि यह सिद्धांत अपने नाम से ही स्थापित करता है, यह एक भारत की प्रथम ना प्रयोग करने की नीति है, जिसका तात्पर्य यह है कि भारत के द्वारा परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा तभी किया जाएगा जब कोई परमाणु संपन्न राष्ट्र भारत पर हमला करे और इसके प्रत्युत्तर में भारत इसको प्रयोग करेगा। भारत द्वारा इसके संदर्भ में परमाणु हथियारों का एक न्यूनतम और विश्वसनीय भंडार भी इसलिए रखा जाएगा ताकि शत्रुओं को दूर रखा जा सके और एक प्रतिरोध बनाकर रखा जा सके। प्रथम प्रयोग न करने की नीति के तहत यदि भारत पर परमाणु हमला किया जाता है तो उसका प्रतिकार व्यापक रूप से विध्वंसकारी रूप में देखा जाएगा। इसके लिए भारत के द्वारा न्यूक्लियर ट्रायड की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से भारत थल, जल और वायु तीनों के माध्यम से हमले करने की क्षमता को रखता है। ऐसा प्रतिकार भारत के द्वारा गैर परमाणु राष्ट्र के खिलाफ नहीं किया जाएगा और न ही राजनीतिक नेतृत्व के आदेश के बिना किया जाएगा। इसी के लिए न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का भी गठन किया गया है। हालांकि भारत की इस नीति के खिलाफ बहुत सारे तर्कों को भी दिया जाता है। परमाणु हथियारों के नो फर्स्ट यूज के विचार को कुछ परमाणु हथियार वाले राज्यों ने खारिज कर दिया है और केवल घोषणात्मक स्तर पर ही स्वीकार किया गया है। साथ ही इसे सभी परमाणु संपन्न राष्ट्रों के द्वारा अपनाया नहीं गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि चीन एकमात्र परमाणु सशस्त्र देश है जिसके पास बिना शर्त नो फर्स्ट यूज की नीति है। इसके अलावा फ्रांस, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसी नीतियों को बनाए रखते हैं जो संघर्ष में परमाणु हथियारों के पहले प्रयोग की अनुमति को प्रदान करती है। इजराइल अपने परमाणु शस्त्रागार के अस्तित्व को चूंकि स्वीकार ही नहीं करता है, इसलिए सार्वजनिक रूप से नो फर्स्ट यूज के संदर्भ में इसकी कोई ज्ञात स्थिति नहीं है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि परमाणु हथियारों को अक्सर पारंपरिक हथियारों की हीनता के लिए एक मारक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें राज्य परमाणु प्रतिक्रिया की धमकी देकर पारंपरिक हमले को रोकने की कोशिश करेगा। किंतु नो फर्स्ट यूज की स्थिति में परमाणु हथियारों से प्रतिक्रिया करने की धमकी भी ज्यादा प्रभावी नहीं रह जाती है। मुख्य रूप से यह तब अप्रासंगिक हो जाती है जब भारत जैसे देशों के ऊपर किसी बड़े या श्रेष्ठ राज्य के द्वारा हमला किया जाए। ऐसी स्थिति में यह संभव है कि भारत को अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने का अवसर ही ना मिले और ऐसी स्थिति में नो फर्स्ट यूज की प्रासंगिकता ही नहीं रह जाती है। हालांकि यदि भारत के द्वारा नो फर्स्ट यूज को छोड़ा जाता है तो इसके व्यापक निहितार्थ देखे जा सकते हैं। नो फर्स्ट यूज नीति को वापस लेने और इस आशय की घोषणा करने से एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
इस तरीके का कदम परमाणु निरस्त्रीकरण के सार्वभौमिक लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को समाप्त कर देगा और उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ देगा। इसके अलावा सिद्धांत को निरस्त करने के लिए भारत के द्वारा पहले उपयोग की मुद्रा का संकेत मिलेगा और इस प्रकार परमाणु सीमा से नीचे पारंपरिक युद्ध के लिए जगह कम हो जाएगी। यह पारंपरिक स्तर पर पाकिस्तान की आक्रामक रणनीति और नीतियों को सीमित करने की भारत की क्षमता को भी गंभीर रूप से खराब कर सकता है। इसके अलावा सिद्धांत को संशोधित करके चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोका नहीं जा सकता है, अपितु सिद्धांत को छोड़ने का निर्णय चीन को उकसावे का एक जानबूझकर संकेत भेज सकता है। परमाणु युद्ध का विकल्प एक महंगी नीति भी है, क्योंकि इसके लिए न केवल हथियारों और वितरण प्रणालियों में अपितु खुफिया, निगरानी और टोही बुनियादी ढांचे में भी बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। इसमें भारत को परमाणु हथियारों की एक बड़ी सूची की भी आवश्यकता होगी, विशेष रूप से विरोधियों की परमाणु क्षमताओं को समाप्त करने के लिए कई हथियारों से युक्त अपनी परमाणु परिसंपत्तियों को लक्षित करने की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि हमें इसके संदर्भ में काफी सोच विचार कर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि चूंकि सुरक्षा एक गतिशील अवधारणा है और इसमें निहित सभी सिद्धांतों को समय समय पर समीक्षा की आवश्यकता होती है, अतः नो फर्स्ट यूज के संदर्भ में भी ऐसा किया जा सकता है। यदि भारतीय नीति निर्माताओं को राष्ट्र के परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो उन्हें ऐसा करने में शामिल लागतों से अवगत होना चाहिए। इसमें एक ठोस नीतिगत बहस सुनिश्चित की जा सकती है, जब एक कथित नीति बदलाव की लागत और लाभों पर व्यापक रूप से चर्चा की जाए, बहस की जाए। साथ ही भारत को सीमा पर अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण करके निगरानी और चेतावनी क्षमताओं में सुधार करके अपनी सुरक्षा स्थिति को और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि भारत की ही तरह चीन की भी नो फर्स्ट यूज नीति है, इसलिए यह वैश्विक रूप से पहले इस्तेमाल न करने वाले परमाणु आदेश की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने का अवसर भी प्रदान करता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक पर। हाल ही में वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक को देखा गया, जो 9 महीनों के अंतराल के बाद इसकी पहली नियमित बैठक थी। बैठक में अनेक विषयों पर विचार किया गया, जो हाल ही में देखे जा रहे हैं। मुख्य रूप से वर्तमान में परिषद के समक्ष कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर तत्काल रूप से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसमें जीएसटी बिल विवादों के निवारण के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना एक ऐसा प्रयास है जिस पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा दरों को युक्ति संगत बनाने पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें कई वस्तुओं पर छूट को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि जिस प्रकार से अनेक वस्तुओं आदि पर जीएसटी दरों में वृद्धि की गई है, वह आगे चलकर उच्च कीमतों में तब्दील हो सकती है। हालांकि जीएसटी की दरों में पुनर्गठन से आगे सरकार के राजस्व को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो अंततः जनता को ही लाभ देगा। जीएसटी परिषद के द्वारा ऐसे निर्णय भी लिए गए हैं जिससे कंपनियों आदि को पंजीकृत करने और कर चोरी की खामियों को बंद करने के संदर्भ में सख्त मानदंडों को अपनाया गया है। इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार विमर्श और रचनात्मकता पर काफी बल दिया गया, जिसके चलते केंद्र और राज्यों के मध्य विश्वास बढ़ा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जीएसटी को लेकर एक फैसला किया गया था, जिसमें केंद्र के फैसलों के संदर्भ में राज्यों की कर लगाने की शक्ति को भी मान्यता दी गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति को नहीं किया गया है। हालांकि जीएसटी काउंसिल के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान में जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा है, जिसे 5 साल के लिए लागू किया गया था और अब राज्यों का मानना है कि इसे और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार को भी इसके संदर्भ में स्पष्ट निर्णय किए जाने की आवश्यकता है।
यह केंद्र और राज्य दोनों को ही अपनी योजना बेहतर बनाने में मदद करेगा। साथ ही साथ भारत के सहकारी संघवाद को बेहतर वित्तीय संघवाद में बदलने में भी मदद करेगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे रुपए को बचाने के लिए सोने पर शुल्क बढ़ाने पर। हाल ही में सरकार ने सोने के आयात में वृद्धि और कच्चे तेल उत्पादकों द्वारा लिए गए लाभ को नियंत्रित करने के लिए सोने पर आयात शुल्क को 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। साथ ही पेट्रोल और एटीएफ सहित ईंधन के निर्यात पर भी नए करों को लगाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे चालू खाता घाटा यानी सीएडी कम होगा और रुपए पर दबाव भी कम होगा। उल्लेखनीय है कि भारत का सोने का आयात मई में लगभग 9 गुना बढ़कर 6 अरब डॉलर को पार कर गया, जो मई 2021 में 677.7 मिलियन डॉलर ही था। इसके अलावा यह उपकर आयातित कच्चे तेल पर लागू नहीं होगा और इसका घरेलू ईंधन की कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा निर्यातकों को अब निर्यात के समय यह घोषणा करने की भी आवश्यकता होगी कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में 50% ईंधन की आपूर्ति की गई है या फिर आपूर्ति की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इससे भारत के चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने के साथ ही रुपए की कीमत में भी जो गिरावट देखी जा रही है उसको भी नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत के नो फर्स्ट यूज परमाणु हथियार सिद्धांत की व्याख्या करें। सिद्धांत में किसी भी बदलाव के संभावित निहितार्थ क्या हैं? 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, क्या राजद्रोह कानून को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप नो फर्स्ट यूज परमाणु हथियार सिद्धांत का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत के नो फर्स्ट यूज परमाणु हथियार सिद्धांत को स्पष्ट करेंगे। नो फर्स्ट यूज परमाणु हथियार सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में तर्क देंगे। सिद्धांत में बदलाव के निहितार्थों की व्याख्या करेंगे और इससे संबंधित कुछ उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप राजद्रोह कानून का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप राजद्रोह कानून के हाल में चर्चा में रहने के संदर्भ को स्पष्ट करेंगे। राजद्रोह कानून के पक्ष और विपक्ष में तर्कों को देंगे और इसके संदर्भ में उचित सुझाव भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।